हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। ये आपका सीसी 4 सब्जेक्ट है, यानी फोर्थ पेपर है। 4 पेपर आपके कॉमन होते हैं। कॉमन यानी सभी के पास सेम सब्जेक्ट होते हैं, और 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे होते हैं कि ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट थे उसी के आधार पे आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्लास का पता ही नहीं चलता कब क्लास होती है। तो आप बेल आइकन ऑन कर लेना, और अगर ऐसा कुछ इशू हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से ही आपको मिल जाएगा। उस पर 6000 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं, तो आप सर्च करेंगे कॉलेज विद भावना तो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो चैनल का अबाउट सेक्शन होता है वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे सारे। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है। तो जो भी आप, जहाँ भी आप फेमिलियर होना चाहते हैं, जहाँ भी आप फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो पहले से ही रेडी मैं कर चुकी हूँ। मैंने ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, फिलॉसफी, कंटेम्प्रेरी और टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, ये 4 तो कंप्लीट हो गए हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट में पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट हम करेंगे सोशल साइंस को कवर करेंगे। 1-2 दिन में सोशल साइंस हो जाएगा। वैसे तो आज मैं सेकेंड ईयर का एक पेपर रेडी कर रही हूँ, तो सोशल साइंस में 1 या 2 दिन लगेंगे। तो इसी तरीके से आपके जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट, जितने यानी मैं कौन कौन से कराऊंगी मैं बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से अवेलेबल हो जाएंगे। फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता नहीं कोई और रहा हो जो मैं अब तक कवर कर पाई हूँ, जिसकी क्लासेस भी मैंने कराई हैं। बाकी ये तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। ठीक है, कॉमर्स भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ठीक है, तो जिन लोगों के ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं वो लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी देखो, संस्कृत तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने पढ़ी ही नहीं है। संस्कृत, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी, देखो जो क्लासेस में कराती जा रही हूँ आप लोग देखते जाइए। जितना करा रही हूँ अगर इतना भी कवर कर लेंगे तो इनफ है। इनफ क्या, मोर देन इनफ होता है, क्योंकि पूरी बुक ही एक तरीके से कंसाइज वे में कवर हो जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि नोट्स इनफ है क्या एग्जाम के लिए, तो नोट्स जो है ना वो मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं ना सिलेबस भी साइड में रखती हूँ। और आपने देखो ऊपर देखो कितनी स्लाइड खुल रही हैं। कोई भी नोट्स में रेडी करती हूँ तो पिछले 7 साल के पेपर ओपन करके रखती हूँ, और एक तरफ सिलेबस रहता है। जो भी टॉपिक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे मैं इंक्लूड करती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं दिए जाते और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सालों से, तो वो भी नोट्स के अंदर इंक्लूड करती हूँ। अब देखो, आज हम टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कल पढ़ा था, या तो आप उसे प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलो या इंस्ट्रक्शन बोलो, वो हर बार पूछा ही जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ये देखो कि आपको ये टॉपिक कहाँ दिख रहा है सिलेबस के अंदर। अगर हम सिलेबस को ही कंसीडर करें तो पहली जो यूनिट है सिलेबस की वो टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग है, जिसमें हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को पढ़ा, उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने उसके कंसेप्ट पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, उसके अप्रोचेस पढ़ी हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी और आईसीटी। फिर हमने सेकंड यूनिट में टास्क ऑफ टीचिंग पढ़ा, जो फेजेस ऑफ टीचिंग और उसके ऑपरेशंस यानी प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ये हमने कवर किया है। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, 2 यूनिट यहाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन प्रोग्राम लर्निंग जो है वो अलग से कहीं मेंशन नहीं है। तो प्रोग्राम लर्निंग को आज हम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है, ये टॉपिक हर साल आता ही आता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी थर्ड है। इसी तरीके से 4 से 5 क्लास में पूरी बुक आपकी कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को पढ़ा था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। आज उसके टाइप्स करने वाले हैं। क्लास छोटी ही रहेगी क्योंकि टाइप्स कवर करेंगे, फिर कल बड़ी होगी क्योंकि कल टीचिंग एड्स कंप्लीट कर लेंगे। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है, पूरा एक टॉपिक कवर मुझे कराना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं।
हाँ, यहाँ हम कर रहे थे कल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी करके पढ़ाया जाता है ताकि सब्जेक्ट भी इजी हो जाए, इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं। बच्चे क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को कोई चीज याद नहीं होती तो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा पॉइंट्स। अब जैसे कि ये बीएड का सिलेबस है, अगर आप बुक या गाइड में पढ़ेंगे तो आपको देखता है कि थ्योरी है कंप्लीट, एक दो दो तीन तीन पेज में एक टॉपिक कंप्लीट है, तो वो कंप्लीट थ्योरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना देखने में ना पढ़ने में। लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट्स में मटेरियल देते हैं या आपको पॉइंट्स में ज्यादा इजी लगता है, जैसे कि ये पॉइंट ही है, अगर ये पूरा कवर होता कि एक भी लाइन का गैप नहीं है, पूरी भर भर के होती तो मजा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन ये पॉइंट है, पॉइंट इजीली समझ आ जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्राम लर्निंग होता है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी बनाना स्मॉल स्टेप्स में तोड़ तोड़ के, ठीक है, डिवाइड करके। अब प्रोग्राम लर्निंग कितने तरीके की होती है, देखो इसके प्रिंसिपल भी देख लेना, मैंने करा दिए हैं कल। आज इसके टाइप्स हम करने वाले हैं। देखो वैसे तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन मेन 2 ही होते हैं जो हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड जो है ये कहीं भी नहीं पूछा जाता है और ना कभी देखने के लिए मिलता है। और 3 तरीके के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग होते हैं, यानी क्रमबद्ध शिक्षण और निर्देश के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रेखिक क्रमबद्ध शिक्षण, जो कि किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया है। ये आपको आगे कॉम्पिटिशन में भी पूछ लेता है, जैसे कि यूपी टेट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, या और भी अदर जो टेट है, सी टेट में तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अदर टेट में पूछ लेता है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है वो नॉर्मन क्राउडर ने दी है, और मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग जो है वो थॉमस F गिलफर्ट ने दी है, ठीक है। आगे हायर एजुकेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां भी पूछे जाते हैं, तो नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो है 2 है, लीनियर ब्रांचिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, यानी फर्स्ट 2 ये वाले, पहला लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। तो पढ़ते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल मेथड है जहां पे जो कंटेंट है उसे छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे कि बच्चा जो है प्रोग्रेस कर सके और अपनी स्पीड से अपने तरीके से सीख सके। तो ये 2 तरीके की मेनली होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि BF स्किनर ने दी है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो कि नॉर्मन A क्राउडर ने दी है। पहला जो है लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, यानी रेखिक क्रमबद्ध शिक्षण। तो ये BF स्किनर ने 1954 में इसको दिया है। द बेस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग इज साइकोलॉजिकल एंड द मेन एम ऑफ दिस इज टू गिव इंस्ट्रक्शन। यानी ये देखो पूरा ही टॉपिक क्या है, साइकोलॉजिकल बेस है, यानी साइकोलॉजिकल क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, यानी बच्चे की मनोदशा के आधार पे। अब हम पूरी जो बुक पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम बीएड में कंटेंट पढ़ते हैं, वो बच्चे की मनोदशा या बच्चे के ऊपर ही सारी डिपेंड होती है। तो ये नई स्ट्रेटेजी है इंस्ट्रक्शन देने की, निर्देश देने की नई रणनीति है। इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इट इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस बट इट कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड एज अ मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस फॉर इंप्रूविंग टीचिंग एफिशिएंसी। ये टीचर्स के लिए भी इफेक्टिव है और बच्चे के लिए भी, यानी बच्चे को हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो एक स्टेप जो स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं कि इंट्रोडक्शन है, फिर टॉपिक को आगे लेके गए, इसी तरीके से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना, यानी एक तरीके से लीनियर तरीके से चलना, यानी सीधी रेखा में चलना। वर्क ऑन अ स्ट्रेट लाइन काम करती है ये टीचर के लिए भी इफेक्टिव है कि टीचर को भी साथ के साथ फीडबैक मिलता रहता है, वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता रहता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित शिक्षण रणनीति है जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में संशोधन करना है। यह मुख्य रूप से शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई है, लेकिन इसे शिक्षण दक्षता में सुधार के लिए भी एक प्रतिक्रिया उपकरण माना जाता है, यानी फीडबैक डिवाइस की तरह इसे उपयोग किया जा सकता है। तो शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए क्या होता है भाई, टीचर कैसे इंप्रूव कर सकता है, टीचर तभी तो इंप्रूव करता है जब बच्चे रिएक्शन देंगे, है ना। तो प्रतिक्रिया उपकरण के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु क्रमबद्ध शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है, ठीक है। तो वर्बल मीनिंग अगर इसका देखा जाए, लीनियर क्या होता है, सीधी रेखा, तो वर्बल मीनिंग जो है लीनियर प्रोग्राम का वो है वर्क ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा का कार्य है, जिसमें बच्चा क्या है, स्टूडेंट लर्न एंटरिंग बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर इन स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे कहते नहीं कि सीधे करके निकल जाओ कि भाई इस चैप्टर से बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाओ पढ़ के, या कोई भी इस तरीके से कि एंट्री करना, फिर स्टेप बाय स्टेप काम करके अपने बाहर निकल जाना टॉपिक से, तो वो टर्मिनल बिहेवियर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन में पूरा काम करना।
तो इसमें जो है कंटेंट जो है छोटे छोटे टुकड़ों में प्रेजेंट किया जाता है, बच्चे हर एक स्टेप पे रिएक्ट करते हैं विच आर रिलेटेड टू टर्मिनल बिहेवियर। देखो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा समझ पाएंगे, आगे दिखा देती हूँ एक बार कि पहले क्या है, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि टीचर पीछे से पढ़ाना शुरू करता है, नहीं, यानी एंटरिंग बिहेवियर, पहले फर्स्ट फ्रेम पे जाना, फिर दूसरे फ्रेम पे जाना, फिर थर्ड फ्रेम पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर क्या है टर्मिनल बिहेवियर, यानी एंटरिंग बिहेवियर, एंट्री करना और फिर सीधी रेखा में काम करते हुए निकल जाना। ठीक है, चलते हैं वापस यहीं। स्किनर ने क्या कहा है कि बेस्ट वे टू टीच स्टूडेंट टू ब्रेक द सब्जेक्ट मैटर इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट स्मॉल स्टेप्स इन सच अ वे दैट ओनली द करेक्ट रेस्पॉन्सेज आर लाइकली टू अकर। यानी बीएफ स्किनर ने लीनियर जो ब्रांचिंग, लीनियर जो प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या कहा है कि बच्चों को तरीका कौन सा होता है अच्छा पढ़ाने का, कि हम सब्जेक्ट मैटर को टुकड़ों में तोड़ लें, ब्रेक कर लें और एक मीनिंगफुल सेगमेंट में बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, और सिर्फ हमें ध्यान किस पे देना है, करेक्ट रेस्पॉन्स पे। देखो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, जो कि आगे पता चलेगा कि करेक्ट रेस्पॉन्स को हम ध्यान करें और जो गलत चीजें हैं उसे इग्नोर कर दें, ऐसा बीएफ स्किनर इस टॉपिक में बोल रहे हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में इसमें बच्चे क्या है, बच्चे अच्छा सीखते हैं जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, जब बच्चों को रिएक्शन दिया जाता है तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएट नॉलेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस। यानी अब जैसे कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाना है, तो एक फ्रेम पे रिएक्शन दे दिया पहले ही टीचर ने कि हाँ अच्छा कर रहे हो, तो बच्चे को रिएक्शन मिल गया, तो बच्चा क्या अगले स्टेप पे चला जाएगा, तो उन्हें इमीडिएट नॉलेज भी होगी और रिजल्ट भी साथ के साथ मिलता चला जाएगा। ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन में वर्क करता है। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो सेम ऐसे ही हैं जो नॉर्मल टॉपिक के थे प्रोग्राम लर्निंग के, कि छोटे टुकड़ों में जो सेगमेंट है, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लें, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ लें। एक्टिव रेस्पॉन्डिंग, यानी बच्चे इसमें एक्टिवली रेस्पॉन्ड करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उन्हें इमीडिएट रिजल्ट भी मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है और बच्चे अपनी स्पीड से सीख पाते हैं। स्टूडेंट टेस्टिंग होती है, यानी बच्चों को लर्निंग इज रीइंफोर्स्ड थ्रू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, यानी साथ के साथ टेस्टिंग भी हो जाती है और साथ के साथ उन्हें रिएक्शन भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके लीनियर प्रोग्रामिंग की विशेषताएं क्या है कि इसमें बच्चे क्या है सेम सीक्वेंस में सीखते हैं, कि फर्स्ट फ्रेम, फिर सेकंड फ्रेम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, यानी वर्क होना स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में सीखना। कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स रहता है, यानी लर्नर्स कैन नॉट स्किप और मॉडिफाई आंसर, कोई भी स्टेप या कोई भी आंसर हम स्किप नहीं कर सकते, हमें क्या है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से हमें चलना होता है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है बच्चों को, साथ के साथ करेक्ट आंसर्स पे फीडबैक मिल जाता है। मिनिमल एरर्स अलाउड, यानी एरर्स आर अवॉइडेड रेदर देन करेक्टेड, जो एरर गलतियां होती है ना उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि करना क्या चाहिए कि जो गलतियां होती हैं उन्हें ठीक करना चाहिए, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। यूजफुल फॉर मेमोराइजेशन, यानी जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो ये टॉपिक है, इसका ये यूज कहाँ हो सकता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में यूज हो सकता है। जैसे कि हम 2 का टेबल याद करा रहे हैं बच्चे को, तो ऐसा थोड़ी है कि 2 4 जा याद कर लो, है ना, 2 6 जा 7 जा याद कर लो, बीच के थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो हम क्या है कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं कि 2 2 जा 4, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो अगर हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना हो तो उसके लिए ये तरीका क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, होपफुली समझ आपको आया होगा। लिमिटेशन क्या है, देखो हर चीज के गुण अवगुण होते हैं, तो सीमाएं क्या है कि ये तरीका जो है थोड़ा सा मोनोटोनस है और रिजिड है, यानी नीरस और कठोर है, क्योंकि इसमें बच्चे को क्रिएटिविटी तो उसकी कुछ उभर के आती नहीं है, तो इसमें क्रिएटिविटी की कमी होती है, जिससे कुछ छात्रों के लिए क्या हो सकता है, पकाऊ या डल या उबाऊ हो सकता है ना। लिमिटेड एप्लीकेशन है, यानी हम इसे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फैक्चुअल सब्जेक्ट पे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एनालिटिकल लर्निंग है, तो वहां हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। नो फ्रीडम ऑफ रेस्पॉन्सेज, यानी लर्नर्स मस्ट फॉलो अ प्री सेट पाथ, यानी पहले से जो चीजें निर्धारित की गई हैं, जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं ना कि सीधे चले जाओ या इस क्लास में चले जाओ, तो पहले से जो चीजें सेट कर रखी हैं उसी स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। इस तरीके से आप पेपर में बना के आ सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, यानी एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, कि प्राइमरी बिहेवियर, फिर क्या है लास्ट में टर्मिनल बिहेवियर है।
अब सेकंड जो टाइप है वो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जो कि किसने दिया है, क्राउडरियन मॉडल है एक तरीके से, नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है 1954 में। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे यूएस के एयरफोर्स में। इसकी आंतरिक कार्य इसे क्या है, इंट्रिंसिक, अच्छा इसी की हिंदी है, इसे इंट्रिंसिक प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट हैज बीन डेवलप्ड बाय कीपिंग द इंडिविजुअल नीड्स, यानी जो ये मॉडल दिया गया ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसमें बच्चे को ध्यान में रखा गया, बच्चे की क्या तो आवश्यकताएं हैं, क्या उसकी नीड है, कहाँ उसे इंटरेस्ट है, क्या बच्चे का एटीट्यूड है। इट इज कॉल्ड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, इसीलिए इसे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, because more than one information are given in a frame here and student take a decision internally which information is according to your needs। यानी देखो जैसे कि आपके पास चॉइसेस होते हैं। अब किसी के पेरेंट्स तो बिल्कुल ऐसे कह देते हैं कि हमने बोला है साइंस लो, तो वो तो क्या हो गया, वो हो गई लीनियर, यानी सीधी रेखा में चलना, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, यानी ऑप्शन उनके के सामने क्या रख दिए, या तो आर्ट ले लो, या कॉमर्स ले लो, या साइंस ले लो, या होम साइंस ले लो, या कोई भी और साइकोलॉजी ले लो, किसी किसी स्टेट में साइकोलॉजी भी दी जाती है। तो यानी जो आपका मन करे वो कर लीजिए, है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हो गए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी नीड हो वो आप ले सकते हैं। तो एक तरीके से वही क्या कहलाता है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कहलाता है। देखो लिखा हुआ है कि मोर देन एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्रेम के अंदर दी जाती है, ये बच्चों का डिसीजन है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। इट इज इन द ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग टीचर इवेल्युएट द एरर ऑफ द स्टूडेंट। जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था उसमें एरर को अवॉइड किया जा रहा था कि गलती है उसे इग्नोर कर दो, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में टीचर इवेल्युएट करता है बच्चे के एरर को, उसे डायग्नोज करता है और उसका प्रॉपर सोल्यूशन देता है, ठीक है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग फर्दर दो तरीके की होती है, कंटेंट फ्रेम और रिमेडियल फ्रेम। कंटेंट फ्रेम में क्या है, स्टूडेंट रिपीट रेस्पॉन्स, पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी टॉपिक है या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो बच्चे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना रेस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन देते हैं, नई इंफॉर्मेशन याद करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर है, कंटेंट फ्रेम के अंदर। रिमेडियल फ्रेम क्या होता है कि भाई गलतियां भी तो करते हैं बच्चे, नेगेटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव या कोई चीज अगर बच्चे को नहीं आ रही है तो उसका कारण देखते हैं कि क्यों नहीं आ रही है, तो रिपीटेड रेस्पॉन्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिमेडियल फ्रेम में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की, यानी शाखाबद्ध क्रमबद्ध शिक्षण की विशेषता क्या है कि इसमें क्या है, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है बच्चे को। इट इज मेनली कंसर्न विद टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन रेदर लर्निंग, यानी इसमें एक तरीके से रटवाया नहीं जाता, बस सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इट इज यूज्ड टू अचीव हाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी अगर एजुकेशनल के उद्देश्य हाई है, हाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इजी इन दिस प्रोग्राम, यानी जो काम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो भी इजी होता है इस प्रोग्राम में। इट इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर डीलिंग विद मटेरियल्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कितनी भी कठिन समस्या हो उसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अगर आपके सामने रख दिए जाएं तो आप इजीली उसमें से कोई भी ऑप्शन उठा लेंगे। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन हार्ड होते हैं, वन वर्ड हार्ड होते हैं। वन वर्ड में तो जिसे याद होगा वो लिख देगा, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप उठा सकते हैं उसमें से एक, है ना। तो इसी तरीके से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है कि आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, आप कोई भी एक उठा सकते हैं। इट इज यूज्ड एन एडजस्टिव डिवाइस टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल वेरिएशन, क्योंकि क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है तो उनके लिए क्या है, एक तरीके से मटेरियल को सुगम बनाता है, इजी बनाता है, फैसिलिटेट करता है। इट इज ईजियर टू डेवलप ब्रांचिंग प्रोग्राम्स, फ्रेम्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देन लीनियर प्रोग्रामिंग। हियर लर्नर प्रोसीड्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ वेरी केयरफुल मैनर बिकॉज ही हैज टू डील अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, यानी बच्चे को बहुत ध्यानपूर्वक चीजें करनी पड़ती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी टॉपिक है, उसे केयरफुली करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे उसे ग्रैब करना है। इट कैन प्रोवाइड बेटर चांस ऑफ फ्री थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, इसमें बच्चे की इमेजिनेशन भी लगती है, यानी उसकी कल्पना शक्ति भी लगती है और वो फ्रीली सोच भी पाता है, ठीक है। ये क्रिएटिव बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, टैलेंटेड बच्चों के लिए। Research findings has revealed that it is effective for realizing higher cognitive objectives of learning, यानी अगर आपकी हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छा आप सोच पा रहे हैं, परसेप्शन है, इमेजिनेशन अच्छे, तो आपके लिए ये मेथड अच्छा है, ठीक है।
Intrinsic programming is effectively used for teaching as well as remedial purpose. It can be used for conceptual as well as descriptive content of teaching. यानी ये इसमें ज़्यादा रट्टे पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाता है। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें सिर्फ क्या है, एक तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे चॉइसेस या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल इसके क्या है, शाखाबद्ध कार्यक्रम के सिद्धांत क्या है, यानी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल क्या है कि टास्क को एनालाइज करना, उसकी व्याख्या एक्सपोजिशन करना, फिर डायग्नोज करना बच्चे को कि समझ आ रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, बच्चा समझ पा रहा है, कहाँ इसे कमी है, कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है। मानो पता चल गया कि नेगेटिव पॉइंट है, ये चीज़ है, ये टॉपिक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो फिर उस पर रिमेडिएशन देना। ठीक है, तो पहला क्या है, टास्क को एनालाइज करना, यानी इसका सिद्धांत ये है कि वर्क को, जो काम होता है, जो टास्क है, उसे डिवाइड करना अलग अलग टुकड़ों में, एलिमेंट्स को अरेंज करना एक सीक्वेंस में जिससे बच्चे की सीख सकें। एक्सपोज यानी द प्रिंसिपल द लर्नर एक्सपोज टू द होल कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशन एंड चूजन वर्ड्स। द लर्नर्स रीड द फ्रेम टू हैव मास्टरी ओवर द कंसेप्ट, यानी कोई भी टॉपिक हो उसकी व्याख्या करना, यानी उस टॉपिक पे मास्टरी कर लेना। या जैसे कि आप लोग कोई टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले आप टॉपिक देखेंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, फिर उस अगर हमें बिल्कुल डीप स्टडी करनी है तो हम उसे 360, जैसे क्वेश्चन को 360 घुमाते हैं ना, इसी तरीके से टॉपिक के हर एक पहलू पे काम करना, यानी पूरे टॉपिक पे मास्टरी कर लेना। डायग्नोज क्या है, डायग्नोज ये वाला सिद्धांत कहता है कि आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ लर्नर, ये भी देखना कि बच्चे को क्या चीज में डिफिकल्टी आ रही है। व्हेन लर्नर्स अटेम्प्ट रॉन्ग ऑप्शन हिज वीकनेस कम टू नॉलेज, यानी मानो 4 ऑप्शन किसी क्वेश्चन के दिए गए हैं और आपने रॉन्ग पिक किया है, तो यानी ये देखना कि आप रॉन्ग क्यों कर रहे हैं, आपकी वीकनेस कहाँ है, क्या गलती हो रही है, फिर यानी रिमेडिएशन देना कि भाई जो गलत कर रहे हैं उसे ठीक करना। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल है। एडवांटेज क्या है इस मेथड के, लाभ क्या है, सॉरी, पर्सनलाइज लर्निंग, यानी व्यक्तिगत अधिगम, यानी प्रत्येक छात्र क्या है अपनी अनूठी सीखने की प्रक्रिया का अनुसरण करता है, हर कोई अपना अपना मेथड फॉलो करता है क्योंकि इसमें बाउंडेड नहीं है बच्चा। एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, अगर हमें किसी टॉपिक का कंसेप्ट समझना है तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना। अब जैसे कि आप ही हैं, प्रैक्टिकली आपको कोई भी टॉपिक है, आपको बीएड का समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहती हूँ कि रियल लाइफ से रिलेट कर लो, तो रियल लाइफ से रिलेट करने में आपकी क्या लगेगी, सोच लगेगी, आलोचनात्मक सोच, अच्छा ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे देसी एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रेरणादायक और रोचक है, छात्रों की रुचि बनाए रखता है, इसमें लचीलापन है, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है सारा कुछ। लिमिटेशन क्या है, सीमाएं देखो, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है, इसमें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे डिजाइन करने में और अपडेट करने में, लेकिन यंग लर्नर्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्किल चाहिए। नो स्टैंडर्ड लर्निंग पाथ में कोज कंफ्यूजन इफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली स्विच पाथ, यानी अगर बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं तो देखो उन रास्तों का गलत फायदा भी उठाया जाता है, यानी भटक भी जाते हैं। मानो देखो हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि साइंस ले ली, ठीक है, 3 महीने 4 महीने साइंस पढ़ के देखिए, अच्छा नहीं चली तो फिर कॉमर्स में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं, है ना। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो बहुत बार क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा 2 तो हमें पता है कि ये कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन अगर हैं तो ये लगता है अच्छा ये हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है ना। तो नो स्टैंडर्ड लर्निंग पाथ, यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि बच्चा क्या है, रास्ते से भटक जा रहा है। इस तरीके से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का चार्ट बना सकते हैं पेपर के अंदर। एक बार डिफरेंसेस और देख लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग बीएफ स्किनर ने दी है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग नॉर्मन ए क्राउडर ने दी है, और इसमें क्या है, फिक्स्ड सीक्वेंस है, यानी एक रेखीय क्रम में चलता है, वर्क ऑन स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका क्या है, वेराइड पाथ है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए ओपन होते हैं, जैसे कि 12th करने के बाद। इसमें क्या है, अगर एरर आ गया तो उसे इग्नोर किया जाता है कि बस सारी पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में एक्सप्लेन भी किया जाता है और करेक्ट भी किया जाता है, जैसे कि रिमेडिएशन देना, डायग्नोज करना और रिमेडिएशन देना। इसका जो रेस्पॉन्स है ये 1 वर्ड आंसर जैसे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रही थी कि आपको 1 वर्ड, एक तरफ तो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इसका 1 वर्ड आंसर लिखिए, दूसरी तरफ एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, तो आपको कौन सा इजी लगेगा। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो चलो 1 वर्ड का आंसर दे देंगे, लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो वो इजी लगेगा ना। तो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस होते हैं। इसका फीडबैक क्या है, इमीडिएट मिल जाता है बच्चे को, लेकिन इसमें एरर को ध्यान नहीं रखा जाता। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे साथ के साथ करेक्ट किया जाता है।
ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है कि अगर हमें कोई चीज़ रटनी है, याद करनी है, मेमोराइज करना है तो उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ट है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसके लिए बेस्ट है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के लिए। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? आइडियल फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग विद मिनिमल एरर, यानी इसमें गलती तुम्हें करनी नहीं है, अगर हो गई तो इग्नोर हो रही है वो। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है? कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, जहां पे हमें समझ की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैथ है। मैथ में अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है तो हम उसे रटेंगे थोड़ी ना, हम उसे समझेंगे, वहां हमारी कौन सी समझ चलेगी? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चलेगी। A hybrid approach can be used to combine the strength of both mode, यानी अगर हम दोनों को साथ में कंबाइन कर लें तो एक अच्छा संयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करके दोनों विधियों की शक्तियों को मिलाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। दो ही टाइप इसके मेन है, जो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना ही तो पूछा जाता है, ना ही उसका कोई रोल है। लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि क्लास जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।